नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज के लास्ट पार्ट नंबर 4 के बारे में। सीबीएसई चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के 3 पार्ट हम देख चुके हैं और आज बात करेंगे चौथे पार्ट से रिलेटेड। चौथे पार्ट में हम लोग सब चीज देखने वाले हैं, सब चीज। पहले पार्ट में छोटे मोटे न्यूमेरिकल, सेकंड पार्ट में फुल्ली कंसेप्चुअल, थर्ड पार्ट में ऑलमोस्ट सब चीज मिक्सचर और फोर्थ पार्ट में आपके लेवल हाई, जिसे बोलते हैं सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन के टक्कर देते हुए, जिसे बोलते हैं एकदम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फोर्थ पार्ट की पहले क्वेश्चन की टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, अटैच चार्ज Q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B and then from B to C in electric field as shown in the figure। बच्चों वाला लल्लू क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा पीडीएफ लिंक को डाउनलोड करके आराम से पहले खुद से भी सोल्व कर सकते हो, बट अब क्वेश्चनों में दिमाग लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक चार्ज है जो कि ए से पहले इसको बी में लेके गए और अल्टीमेटली कहां लेके चले गए, सी वाले पॉइंट में लेके चले गए। अगर हम ऐसा करते हैं, ए से बी, बी से सी में जाते हैं, तो कहता है पहला, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। आपको ए और सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो भैया ऐसा है, बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही प्यारा और सिंपल फॉर्मूला है जिसे नाम दिया गया था बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट करके नाम दिया गया। एकदम लवली फॉर्मूला जिसे बोलते हैं। फॉर्मूला था E इक्वल टू माइनस का डेल्टा V बाय डेल्टा R करके। यानी यहाँ पे ये E का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा V का मतलब चेंजिंग पोटेंशियल, डेल्टा R का मतलब उनके बीच के डिस्टेंस, ठीक है, का डिफरेंस, यानी कि डिस्टेंस कह सकते हैं। ध्यान से देखना, E तो E ही है, माइनस का डेल्टा V को लिख सकते हैं कि फाइनल C माइनस का A अपॉन में डेल्टा R, यानी कि C माइनस A लिखा है ऊपर, तो C वाला पॉइंट 2 और A वाला पॉइंट 6, यानी कि क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6 करके। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो हो जाएगा माइनस का VC माइनस का VA, और 2 में से 6 क्या तो बचा -4, माइनस से माइनस कट गया तो VC माइनस VA, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो C और A के बीच का है वो कितना आ गया बेटा, 4E करके आ गया। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन। आप चाहो तो कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है VA माइनस का VC विच इज इक्वल टू माइनस का 4E। भाई बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर टू रेयर ही देखने को मिलते हैं और आपको धप्पा करते हैं, सीधा एग्जाम में धप्पा करते हैं। तो एग्जाम में धप्पा करने से पहले हमने भौतिक स्टडी की पार्ट 4 वाली सीरीज में इसको डाल दिया है, क्योंकि पार्ट 4 जिसने कर लिया ऐसा है, उसके बाद तो भैया पेपर किसी का भी हो, धमाका आप ही का होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कहता है एट विच पॉइंट ऑफ द टू इन द, ये टू का मतलब कौन से दो पॉइंट की बात कर रहा है, सी वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। भैया बात ऐसी है ना, E इक्वल टू माइनस का डेल्टा V बाय डेल्टा R जो है, ये फॉर्मूला ये बताता है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को जा रही है और मैं भी अगर इधर को जाऊं, या चार्ज अगर इधर को मूव कर रहा है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। मतलब ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस तरफ को जा रही है। यहां पर मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, A, B और C। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम 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 होती जाएगी, यानी कि VA की वैल्यू ग्रेटर देन होगी VB की वैल्यू, और देन सबसे कम जो होगी किसकी होगी, VC की वैल्यू होगी। सिंपल सादी सरल कहानी कि नेगेटिव लिखना हो तो लिख लेना भाई, लिखना हो तो नोट डाल के लिखना। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीज। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। खत्म कहानी। आपसे पूछ रहा है सी वाला पॉइंट और ए वाले पॉइंट में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो भैया आपको पता है सी वाला पॉइंट पहले रखा हुआ है और ए वाला बाद में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे पोटेंशियल घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यानी कि VC इज ग्रेटर देन हो जाएगा VA से। खत्म कहानी। सेकंड पार्ट में बस आपको पहले वो लाइन लिखनी थी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीज, एंड देन आपको ये कहानी लिख देनी है, खत्म हो गई कहानी। कोई दिक्कत में किसी को? आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट प्रस्थान करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को निपटा देंगे। कहते हैं a network of 4 कैपेसिटर each of 12 माइक्रोफैराड, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये आपका दे रखा है 12 दे रखा है, ये भी आपको 12 दे रखा है, ये भी 12 दे रखा है, ये भी 12 दे रखा है, माइक्रोफैराड है। इसको दिमाग के अंदर बिठा लेना, बाद में सोल्व करते हुए लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन द फिगर। डिटरमाइन पहला द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अरे यार ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो सबको पता है। ये C1, C2 और C3 की ध्यान से देखो, चीख चीख के चिल्ला के कह रहे हैं हम सीरीज में जुड़े, हमें सीरीज में जोड़ो, हम सीरीज में जुड़े, हमें सीरीज में जोड़ो, इतना चिल्ला के कह रहे हैं। सीरीज में कैसे जुड़े हैं?
देखो आपस में खाली एक लैग जुड़ी है, और सीरीज में जब आप कैपेसिटर जोड़ते हो तो कैसे जुड़ते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर सेम हो जाए तो भैया 12/3 भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन तीनों को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो आपको जो आएगा, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 1/12 प्लस का 1/12 प्लस का 1/12 भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं बच्चों के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C/N करके, या आप नेट कैपेसिटेंस जब सीरीज में सेम जुड़े हो तब लगा सकते हो। यहाँ पे C की वैल्यू सेम 12 ही है, और N कितने, N का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 3, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ से सोल्व करोगे बेटा तब भी 4 ही आने वाला, टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन मत लेना। 3/12 तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/4, और उल्टा करोगे तो CS कितना आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरड करके। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है। और क्लैरिटी के लिए हमारी कैपेसिटर वाली वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ के एक कैपेसिटर बना लो कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे वाला कैपेसिटर आपका वही है, इन तीनों को जोड़ के हमारा कितना आया 4 माइक्रोफैरड आ गया, और ये वाला कितना है आपका 12 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोफैरड, और यहाँ पे 500 वोल्ट है। आप चाहो तो बैटरी का सिंबल बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 500 वोल्ट करके लिख दिया, ठीक है। अब इन तीनों को सीरीज में जोड़ने के बाद एक कैपेसिटर बना। ये दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा, पैरेलल, क्योंकि दोनों के आपस में लैग जुड़ी हुई है। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस का 12, तो नेक्स्ट कैपेसिटर कितना आ गया 16 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन खत्म, पहले पार्ट का आंसर है 16 माइक्रोफैरड करके, कहानी खत्म। सेकंड पार्ट में आता है, जैसा कि सीबीएसई हर बार करता ही है, लुभाने के लिए पहला क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि जिन बच्चों को नॉलेज है ठीक ठाक वो पहला कर लेते हैं, और जिन बच्चों को हाई नॉलेज है वही खाली सेकंड कर पाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे देखो क्या कह रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हम इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, वहां पे नेट कैपेसिटर का चार्ज निकालना था, लेकिन यहाँ पर हर कैपेसिटर के लिए चार्ज बताओ। हर कैपेसिटर मतलब C1, C2, C3, C4 के पास कितना 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 चार्ज होगा सब बताओ, बता देते हैं। हमें अच्छे से पता है, पार्ट 1 में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था P4 पैरेलल, P4 पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये 500 वोल्ट है तो इसमें भी कितना जाएगा बेटा 500 वोल्ट जाएगा, और इसके लिए भी कितना होने वाला है बेटा 500 वोल्ट होने वाला है। सिंपल सादी सरल कहानी, क्योंकि पैरेलल में जुड़े, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है आपकी कांस्टेंट करके लगी रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें अगर वोल्टेज और कैपेसिटेंस पता है तो 400 मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। 400 निकालने में है ही क्या, यहाँ पे लिखता हूं 4C4 की वैल्यू 12 माइक्रोफैराड दे रखी है, ठीक है। इसका चार्ज निकालना है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है CV करके, C आपका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 12 माइक्रोफैराड, 12 × 10 की पावर माइनस हो जाएगा ये आपका -6, और वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है 500, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×5 60, 6000 × 10 की पावर -6, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6 × 10 की पावर -3 कॉलम करके। कोई दिक्कत इसमें, कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है भाई, नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं, ये तो इसका निकल गया, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अगला करता हूं 4 माइक्रोफैराड के लिए चार्ज निकालता हूं, Q = CV, Q की वैल्यू 4 माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6, और वोल्टेज आपकी कितनी है अभी 500 ही है, तो ये जाएगा 2000 × 10 की पावर -6 यानी कि 2 × 10 की पावर -3 कूलम। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सीखना, सुनना। ये 500 वोल्ट था, इसके बाद भी 500, इसके बाद भी 500, ये तो फिक्स है। इसके बाद 500 वोल्ट थी, इसका मैंने चार्ज निकाल लिया Q = CV फॉर्मूला लगा के, इसका भी मैंने चार्ज निकाल लिया। लेकिन ये कैपेसिटर जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो 4 माइक्रोफैराड था, जब मैंने इसको खोला तो मैंने देखा कि ये तो 3 पार्ट में डिवाइड था, और ये तीनों पार्ट कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज। और हमें अच्छे से पता है सीरीज में चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट, सीरीज में चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट। इन शॉर्ट, अगर 4 माइक्रोफैराड के पास चार्ज गया है 2 × 10 की पावर -3, 2 मिली कूलम, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक काम करते हैं 2 मिली कूलम लिख लेते हैं, इसको भी मैं लिख लेता हूँ 6 मिली कूलम। अगर इसके पास गया है 2 मिली कूलम चार्ज गया है, और इसको मैंने खोला और खोल के ये सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हर एक कैपेसिटर के पास भी चार्ज कितना जाएगा 2 मिली कूलम। कितना जाने वाला है 2 मिली कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि भैया जो Q1 होगा, जो Q2 होगा और जो Q3 होगा, उस सब की वैल्यू कितनी होने वाली है 2 मिली कूलम। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट, ठीक है। इन सीरीज द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट करके खत्म कहानी। तो ध्यान से देख लेना, पैरेलल में तो इसलिए दोनों के पास वोल्टेज आ गई, इसका कैपेसिटर अलग से निकला। अगर मान लो 12 माइक्रोफैराड को भी मैं खोलता, वैसे खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एक सिंगल है। अगर मान लो 12 भी अगर खुल के यहाँ पे 2 या 3 पार्ट में सीरीज में जुड़ा होता, सबके पास चार्ज क्या रहता,
सेम रहता है। इसको बात को ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सादा सरल क्वेश्चन है, मान ही नहीं सकता कि इसमें कोई दिक्कत किसी को हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। किसी को लिखना हो तो लिख लेना भाई, वीडियो पॉज करके देख लेना, लेकिन हम नहीं रुकेंगे आज, हम नहीं रुकने वाले। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर। ठीक है भैया, एनर्जी स्टोर निकालनी है और पोटेंशियल C2 के लिए। ये क्या है? ये इसे बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसे? अर्थिंग। भोले भाले नादान बच्चों को सीबीएसई और एनटी क्या करती है? कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए, भगाना नहीं है, डराने के लिए ऐसा करते हैं। ये कुछ नहीं है, जिसको घबराहट हो रही हो वो घबराए नहीं, भौतिक स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करे, बस घबराने की जरूरत ही नहीं है। अर्थिंग का हटाओ और इस पॉइंट को दोनों को मिला करके बन जाती है बैटरी। अर्थिंग वाले को नेगेटिव टर्मिनल दे देना और जो बचा हुआ ए वाला पॉइंट है उसको पॉजिटिव दे देना। यहाँ पे लिख दिया C1 C2 C3। इस डायग्राम को देख के डर लग सकता है, लेकिन इस डायग्राम को देख के डर नहीं लग सकता। बिल्कुल सिंपल सादी सरल कहानी। ठीक है, अर्थिंग हटा के नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी बना ली पॉजिटिव, और इससे ए वाले को पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हमें बैटरी की वैल्यू दे रखी है। हाँ, हमें बोल रखा है कि ए का जो पॉइंट था, ए वाली वैल्यू कितनी थी? 90 वोल्ट। तो 90 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलता है? 90 वोल्ट निकलता है। सिंपल सादी सरल कहानी। क्या हमें C1 C2 C3 दे रखा है? क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, C1 C2 C3 दे रखा है। पहले मैं अपने मेन हीरो को अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा C2। इस C2 के लिए मुझे क्या क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर निकालना है। दो चीजें निकालनी है, दोनों निकाल लूंगा, बस मुझे एक चीज पता लग जाए। इसका कैपेसिटेंस तो मुझे पता है, या तो मुझे इसका चार्ज पता लग जाए या वोल्टेज। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो मैं तीनों का नेट कैपेसिटेंस पहले निकाल दूंगा और फिर तीनों के लिए चार्ज निकाल दूंगा। कैसे करना है ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, सरल क्वेश्चन है। तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े हैं तो मुझे अच्छे से पता है नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 1 में C1 प्लस का 1 में C2 प्लस का 1 में C3। मुझे C1 C2 C3 सारी वैल्यू दे रखी है, तो मुझे घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। आराम से बिंदास होके 62, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा आपका 9/60 करके, तो आ जाएगा आपका 3/20, यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया? 20/3 माइक्रोफैराड करके। कितना आ गया बेटा? 20/3 माइक्रोफैराड। चलिए ठीक है। अब मतलब ये था कि भैया इन तीनों को जोड़ के एक बना लो। खाली इन तीनों को जोड़ के क्या बना लिया? एक बना लिया, सिंपल सादा सरल। और यहाँ पे आपकी कितनी है? 90 वोल्ट ही है, और इन तीनों को जोड़ के मेरा कितना आया? 20/3 माइक्रोफैराड करके आया। मुझे कैपेसिटेंस पता है, इसके लिए वोल्टेज कितनी होगी? 90 वोल्ट ही होगी, कोई 90 वोल्ट दे रखी है। मैं चार्ज निकाल लूंगा, मैं आराम से चार्ज निकाल लूंगा। चार्ज का फॉर्मूला Q=CV, C की जगह 20/3 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितनी दे रखी है? 90। काटेंगे तो 3 3 जा 90, ठीक है, देन 3 2 जा 600 इंटू 10⁻⁻6 कोलम करके। कोई दिक्कत आपत्ति संकोच नहीं है। यानी कि इस कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना होगा? 600 माइक्रो भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोफेशनल तरीका आजमाना ही पड़ेगा। इसका अंदर का चार्ज कितना हो गया? 600 माइक्रो कोलम। अब जब मैं इसे खोल रहा हूं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, वो भी सीरीज में। और अभी मैंने आपको क्या बताया? सीरीज में चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही समझा रहा था। ये 4 माइक्रोफैराड के पास चार्ज कितना आया था? 2 मिली कोलम। इसको खोला, 3 पार्ट में गया, तो तीनों के पास चार्ज कितना जाएगा? 2 मिली कोलम। इसके पास चार्ज कितना आया है? इस 20/3 माइक्रोफैराड के पास कितना चार्ज आया? 600 माइक्रो कोलम आया। इसको जब खोलूंगा तो हर किसी के पास चार्ज कितना आएगा? सेम टू सेम आएगा, 600 माइक्रो कोलम करके, यानी कि 10⁻⁻6। खत्म कहानी। C1 के पास भी सेम चार्ज, C2 के पास भी सेम चार्ज, C3। मैंने C2 के लिए क्यों लिखा? मेन हीरो C2 है, सब चीज C2 के लिए निकालनी है। आ जाओ भाई लाइन में, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। C2 के लिए क्या निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस। 2 मिनट में निकालता हूँ, बोलो। यहाँ पे पहले 4C2 लिख दो, मेन हीरो को हाईलाइट कर लेते हैं बढ़िया वाले से, ठीक है। 4C2 अपने को पोटेंशियल निकालना है। C फॉर्मूला क्या होता है? C होता है आपका Q/V, तो V क्या आ जाएगा? Q/C करके आ जाएगा। चार्ज कितना दे रखा है C2 के लिए? चार्ज 600 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? C2 के कैपेसिटेंस दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁻6। काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 वोल्ट करके। हाँ ना बोल, सिंपल है कि नहीं है? बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? सिंपल, गली के बच्चे करते हैं इसे। लल्लू राम क्वेश्चन है बेटा, लल्लू राम क्वेश्चन। इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। अगला क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। ले बेटा एनर्जी निकालते हैं, ले ले, यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब एनर्जी निकालते हैं। कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, Q²/2C बेटर रहेगा, क्योंकि चार्ज मुझे पता है कितना है? 600 इंटू 10⁻⁻6 का होल का स्क्वायर अपॉन में 2, C की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व कर लो, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, जल्दी 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 सोल्व करो भाई फटाक से, 6000
माइक्रो जूल करके आ जाएगा, खत्म कहानी। माइक्रो का मतलब वही 10 के पावर माइनस 6 है। आप चाहो तो उसको मिली में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ, बट नहीं यहाँ पे अगर सोल्व करोगे तो कितना होगा, 600 इंटू 600 करके हो जाएगा 36 हो जाएगा, काटोगे तो ये आएगा 6000 माइक्रो जूल करके। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच? अरे करके दिखाना है क्या? ये ले यार बच्चे भी कैसी बात कर रहे हो, लो ये लो ये लो ये लो, करके दिखाते हैं। तो आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6 के होल के अपोन में 3 2 जा 6 100 नहीं 60 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये हो गया आपके कैंसिल, 60 से काटा तो 10 आ गया, तो ले बेटा आ गया, ले बेटा 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल करके। अब मत बोलना भाई, करने के लिए आप चाहो तो 6 मिली जूल लिख लेना भाई, कन्वर्ट कर लेना थोड़ा सा, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसी हो गई है, धाकड़ अपनी रुकेंगे, ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे, ठोकने वाला क्वेश्चन आ गया, प्री बोर्ड का लवली क्वेश्चन है, लवली। इससे टीचर को नहीं भैया, एनटीए और सीबीएसई को प्यार है, इसकी फोटो लगा रखे वॉलपेपर में, सुबह शाम इसी की पूजा करते हैं। याद रखना इस चैप्टर का यही क्वेश्चन पूजा करने लायक है, इसलिए इसको पार्ट 4 में डाला है। जो बच्चे डेडिकेशन के साथ पार्ट 3 तक देख के आए हैं भैया, उन्हीं के लिए पार्ट 4 है, खाली उन्हीं के लिए पार्ट 4 है, क्योंकि साथ खाली उन्हीं का जिनका विश्वास हो, और जिनका विश्वास ही नहीं है उसके क्या फायदा। 34 two parallel plate capacitor X and Y have the same area plate and the same separation between them. X has the air between the plate and Y is connected with the dielectric constant of 4. दो कैपेसिटर है X और Y, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। X और Y, X के बीच में डाल रखी है इसने एयर डाल रखी है, क्या डाल रखी है X के बीच में इसने एयर डाल रखी है, ठीक है। यहाँ पे डाल रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दे रखी है 4। X का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्साई नॉट अपॉन में D, और Y के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता ही है, K एप्साई नॉट अपॉन में D होता है। जब आप बात करते हो तो ये हो जाएगा 4 एप्साई नॉट A अपॉन में D करके। मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 4x, x के लिए C का फॉर्मूला क्या आएगा, एप्साई नॉट A अपॉन में D, ठीक है। और 4y की बात करूं तो y के लिए जो आएगा आपका, y के लिए जो आएगा वो आएगा c इक्वल टू 4 c डैश मान लेते हैं, 4 एप्साई नॉट a अपॉन में d, इसको मैं लिख सकता हूँ c डैश इक्वल टू 4c करके, ठीक है। यहाँ पे c डैश लिख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में बच्चे को पता है नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, 1 अपॉन में C1 यानी कि x का कैपेसिटेंस जिसे मैंने C माना है, प्लस का 1 अपॉन में C2 यानी कि y का कैपेसिटेंस, और y का कैपेसिटेंस कितना निकल के आया है, 4C निकल के आया। C1 x का कैपेसिटेंस लिख लो भाई, C माना उसकी वैल्यू से लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए C नेट की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4 विच इज इक्वल टू 1/C प्लस का 1/4C। आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ये 4C आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस का 1 करके आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 से 4 कट गया तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइक्रोफैराड। 4 से 4 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, C की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो कि C की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 माइक्रोफैराड। और अगर C 5 है तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड करके। खत्म कहानी, पहले पार्ट का आंसर तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर डायरेक्टली कर दिया कि आपको x का कैपेसिटेंस मिल गया और y का कैपेसिटेंस मिल गया, यहां भी लिख देंगे c डैश निकालेंगे तो कितना आ गया आपका 20 माइक्रोफैराड। हो गया पहला पार्ट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट x एंड y, ठीक है। आपको x और y के लिए क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैं 2 मिनट में निकाल लूंगा, मुझे इसका कैपेसिटेंस पता लग गया है दोनों के, बस मुझे इनका चार्ज या फिर पता लग जाए, चार्ज मैं निकाल लूंगा। दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, अभी 2 मिनट पहले ही देखा था, दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो दोनों को जोड़ के एक कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है। और ये 15 वोल्ट जो लिखा है ना, इसकी जगह मैं बैटरी बनाता हूँ, दिखने में ज्यादा सुंदर और अच्छी लगेगी। दोनों को सीरीज में जोड़ोगे, जोड़ने की टेंशन नहीं है क्योंकि वो पहले से जोड़ के बता चुका है कि इनका नेट कैपेसिटर कितना आ रहा है, 4 माइक्रोफैराड करके आ रहा है, ठीक है। मैं पहले चार्ज निकाल लेता हूँ, चार्ज निकालते हैं सेकंड पार्ट के लिए। मैं पहले क्या निकालता हूँ, चार्ज निकालता हूँ। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होगा, CV, C की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, वोल्टेज 15, तो कितना आ गया 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कोलम करके। ये चार्ज आ गया 4 माइक्रोफैराड के लिए। अब इस 4 माइक्रोफैराड को खोलेंगे तो ये 2 पार्ट में बट रहा है और दोनों सीरीज में है। इसका मतलब x वाले के लिए भी चार्ज कितना रहने वाला है, 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और y वाले के लिए भी सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, बढ़िया बिंदास हो गए, जेन्युइनली क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है x और y के लिए, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं पोटेंशियल
डिफरेंस करके, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी, तो जाएगा Q बाई सी करके यहाँ पे निकालता हूँ 4x के लिए कर रहा हूँ ये, और बगल में ही कर देता हूँ किसके लिए, 4y के लिए, ठीक है। V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी डैश, दोनों के लिए चार्ज सेम ही है क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y, दिखने में अच्छा होना चाहिए। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 60 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में c कैपेसिटेंस, x का कैपेसिटेंस आपने कितना निकाला है, क्योंकि x के लिए कर रहे हैं तो भैया x का कैपेसिटर निकाला है आपने 5 माइक्रोफैराड, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -6, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से cy निकालेंगे, चार्ज आपका वही 60 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में c डैश आपके कितना निकल गया है 20 माइक्रोफैराड, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर -6, तो आ गया कितना, आ गया 3 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत इसमें, x की वोल्टेज हो गई 12 वोल्ट और y की वोल्टेज कितनी हो गई आपकी 3 वोल्ट करके हो गई, खत्म कहानी। और बोलो आगे क्या करना है बताओ। तीसरा पार्ट, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का हाफ सी वी स्क्वायर लगाना है, क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाना है, जो मर्जी लगा लो। मैं क्यू स्क्वायर बाय 2c इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चार्ज क्या है, सीरीज में कांस्टेंट रहता है, तो एनर्जी ऑफ x अपॉन में एनर्जी ऑफ y, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c अपॉन में क्यू स्क्वायर बाय 2c डैश। बच्चे को पता है y के लिए c डैश आंसर, तो c डैश लिखा। चार्ज दोनों के लिए क्या था, सेम था, इसलिए क्यू स्क्वायर ही लिखा। चार्ज अलग अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या है, कांस्टेंट। इसे थोड़ा सोल्व करोगे तो आएगा ux बाई uy, सब चीज कट रही है, 2 से 2 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, तो आ गया c डैश बाय c। c डैश की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, y का कैपेसिटेंस c डैश है जिसकी वैल्यू कितनी आई है 20 माइक्रोफैराड अपॉन में c की वैल्यू कितनी आई है 5 माइक्रोफैराड, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -6, तो आंसर कितना आ गया 4:1। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन, मैं मान ही नहीं सकता इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो बना ही नहीं है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ना ही बना है ना ही बन सकता है। कोई दिक्कत में किसी को, कोई आपत्ति, डायग्राम देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो पीडीएफ लिंक में आराम से बिंदास होके अच्छे से डायग्राम देखना, आराम से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अगर कोई दिक्कत हो बाद में देख लेना, वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेना। अगर किसी को बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लवली क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा लवली क्वेश्चन तो मैं मान ही नहीं सकता कि बन भी सकता है। और बोलो, इससे ज्यादा लवली क्वेश्चन बन भी नहीं सकता और इससे ज्यादा ना ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता। In the following arrangement of the capacitor, the energy stored in the 6 microfarad capacitor is E. इसकी आपको एनर्जी दे दी है, कितनी दे दी है इसकी एनर्जी स्टोर, E दे दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आप ना ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे हर बार वोल्टेज दे रहा है, चार्ज दे रहा है, और चार्ज नहीं दे रहा तो हम चार्ज निकाल दे रहे हैं नेट कैपेसिटेंस के थ्रू, फिर उसको सीरीज में डिवाइड कर रहा है तो चार्ज कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, उसने एनर्जी दे दी, कह रहा है अब निकालो भाई, बस किया तो एनर्जी निकालो 12 माइक्रोफैराड के लिए, कहता है एनर्जी निकालो 3 माइक्रोफैराड के लिए, और टोटल एनर्जी भी बताओ हमारे को कितनी होगी, कर लेंगे। पहली बात तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखी हुई, यानी कि सारे आंसर ई की फॉर्म में निकालने हैं, इसे ध्यान रखना। क्यों, 6 माइक्रोफैराड की एनर्जी ई की फॉर्म में दी है तो 12 माइक्रोफैराड की भी एनर्जी ई की फॉर्म में आनी चाहिए और 3 माइक्रोफैराड की एनर्जी भी ई की फॉर्म में आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन द 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड कैसे जुड़े हैं, अरे कैसे जुड़े हैं बोलो ना बेटा, कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। कैसे जुड़े हैं बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब अगर इसके पास वोल्टेज V है तो इसके पास भी वोल्टेज क्या रहेगी, V ही रहने वाली है। ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4-6 माइक्रोफैराड के लिए कर देता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता है क्या होता है बेटा, हाफ CV²। U की जगह E लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने चिल्ला के बोला E लिखना, और C की जगह भाई 6 माइक्रोफैराड लिख रहा हूँ क्योंकि 6 माइक्रोफैराड के लिए निकाल रहे हैं इंटू V²। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। फिर मैं निकाल लेता हूँ, किसके लिए निकाल लेता हूँ, 4-6 माइक्रोफैराड के बाद निकाल लूंगा किसके लिए, 4-12 माइक्रोफैराड के लिए करता हूँ, इसी के नीचे वाला दोबारा एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूँ, हाफ CV²। भाई ऐसा है, C की वैल्यू हो जाएगी अब 12 इंटू 10 की पावर -6। वोल्टेज मुझे पता नहीं है लेकिन V² का V² ही रहने वाला है, और U मुझे निकालना है। V² क्यों सेम रहा, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इसलिए V दोनों में सेम ही रहेगा। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा E बाय U विच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका भाई पूरा का पूरा, लोग करके दिखा देता 1/2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6 V² अपॉन में 1/2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6 V²। V² से V² कट गया, हाफ से हाफ कट गया, यानी कि आ जाएगा E बाय U विच इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यानी कि U की वैल्यू कितनी आ गई 2E। कहने का सिंपल मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है इसके पास एनर्जी E है तो इसके पास 12 के लिए वाले के लिए कितनी एनर्जी निकल के आई है 2E निकल के आई है। कोई दिक्कत आपत्ति संकोच,
नहीं है, हो ही नहीं सकती, बहुत सिंपल तरीके से बताया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड बताओ 3 माइक्रोफेड के लिए। अब दिक्कत ये है कि 3 माइक्रोफेड के लिए निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि ना ही चार्ज पता ना ही पोटेंशियल पता। कोई बात नहीं, मैं चार्ज और पोटेंशियल निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, हेल्प लूंगा इन दोनों की। अब देखना कैसे हेल्प लेता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ लेता हूं। एक काम करता हूं, पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। दोनों के दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो नेट कैपेसिटेंस से निकालने में या फिर पैरेलल में निकालने में मेरे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 12 और 6 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 12 प्लस 6 कितना आ गया आपका 18 माइक्रोफेराड। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई आपत्ति है इसमें किसी को, कोई संकोच है भाई इसमें किसी को? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिंदास। अब मैं इन दोनों की वजह से चार्ज निकाल लूंगा, ठीक है, आराम से बिंदास होकर इनका चार्ज निकालता हूं। Q इक्वल टू क्या लगा लिया, CV। C की वैल्यू इन दोनों वाली लेंगे, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है 18, और ये माइक्रो की जगह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6। वैल्यू पुट कर रहा हूं, और वोल्टेज को मैंने V मान के चला, क्योंकि इन दोनों की वोल्टेज मैंने क्या कंसीडर की थी, V। कहने का मतलब है इन दोनों से चार्ज कितना निकल रहा है 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों से कंबाइनली चार्ज निकल रहा है। कंबाइनली का मतलब जब इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो इनसे चार्ज कितना निकल रहा है 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6। मुझे पता है इन दोनों के नेट कैपेसिटेंस के साथ मैं जोड़ के दिखाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया, ऐसा है ना, 12 और 6 को जोड़ा तो कितना निकला 18 निकला, और इसका कितना था 3 माइक्रोफेराड है, ठीक है। यहाँ पे 18 माइक्रोफेराड के लिए मैंने चार्ज निकाल लिया, कितना है 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। वी भी है भाई, याद रखना वी भी है, वी मतलब वोल्टेज चल रही है वहां पे, ठीक है, ये भाई वी भी मेंशन कर लेना। अगर इसके लिए ये चार्ज है तो इसके लिए भी चार्ज का रहने वाला है सेम, क्योंकि दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में चार्ज का रहता है कांस्टेंट। खत्म कहानी। मेरे को एनर्जी स्टोर निकालनी थी, किसके लिए निकालनी है 3 माइक्रोफेराड के लिए। अब मैं आराम से निकालूंगा बिंदास करके, सिंपल से, क्योंकि मुझे चार्ज पता लग गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 3 माइक्रोफेराड। 3 माइक्रोफेराड का मुझे चार्ज पता लग गया, कितना है 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। क्यों, सीरीज में चार्ज का रहता है सेम। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज वाला लगाऊंगा, Q²/2C। खत्म कहानी। Q की जगह वैल्यू पुट कर लूंगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 V का होल का स्क्वायर अपॉन में 2C कैपेसिटेंस कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बिंदास। इसको सोल्व करेंगे, 18 का स्क्वायर करोगे 324 इंटू 10 की पावर माइनस 12 V स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। इसको आराम से पहले मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा होच पोच हो जाए, ठीक है। जगह बनाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। यहाँ पे इसको काटेंगे तो आएगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 V स्क्वायर। तो ये निकल के आ गई एनर्जी किसके लिए 3 माइक्रोफेराड। बट मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोलता सबकी एनर्जी ई की फॉर्म में निकलनी चाहिए, तो वी स्क्वायर की फॉर्म में निकल के टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना का। इस वी स्क्वायर का तो मैं अभी 2 मिनट में भगा दूंगा। कैसे भगा दूंगा, यहां से पहली इक्वेशन से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, पहली इक्वेशन से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2 3 जा 6, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा E/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर की फॉर्म में आंसर नहीं, ई की फॉर्म में चाहिए होता है। अरे बेटा क्या दिक्कत है यार, पहली वाली इक्वेशन से वी स्क्वायर ही तो निकाला है, इतना क्या सोच रहे हो। आप चाहो तो दूसरी इक्वेशन से निकाल लेना वी स्क्वायर, और बोलो बुरा मत मानो, बस यू की वैल्यू फिर याद रखना 2 ही पुट करना, तब जाके आएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी यू विच इज इक्वल टू 54 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है ई अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। भैया पहले तो 10 की पावर 6 से ये काट दिया, तो इसको करेंगे तो u कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 318 E करके, यानी कि इसके लिए एनर्जी कितनी आई है 18 E करके आई है। चलिए खत्म कहानी। आगे क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। ये बताओ टोटल एनर्जी कितनी थी। अरे कितनी क्या थी, टोटल एनर्जी सारे बच्चों को पता है कैसे निकालते हैं, सारी एनर्जी को ऐड करके निकालते हैं। इसकी एनर्जी E प्लस का 12 माइक्रोफेराड की 2E, 3 माइक्रोफेराड की 18E, जोड़ोगे तो कितना आएगा 21E करके। खत्म कहानी। लवली क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। इससे ज्यादा सिंपल गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, बना ही नहीं है, फिर इससे ज्यादा गारंटी वाला क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता भाई, इस जन्म में तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, मैं मान ही नहीं सकता। और बोलो, इसे ध्यान से देख लेना, कर लेना दोबारा। आगे बात करते हैं 36 की तरफ प्रस्थान करते हैं। लवली क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है भाई, अब आ रहा है दमदार मजा,
अब लग रहा होगा चल रही है तो ताबड़तोड़ फिजिक्स से। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन तो हमने 50 बार की थी, एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन नहीं 50 बार नहीं 1000 बार की होगी, 1000 बार जिसे बोलते हैं। क्यों? एनर्जी स्टोर के लिए हम करते ही क्या थे, बिल्कुल ही सिंपल, हम लोगों ने डेरिवेशन सीख रखी है एनर्जी स्टोर की, क्या करते थे, ठीक है, एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन के लिए सिंपली हमारा आपको पता होगा फॉर्मूला आ जाता था, हम लिखते थे डब्ल्यू भी लिख सकते हो, इंडिकेशन हो जाता था आपका क्यू इंटू वी डी वी करके हो जाता था। फिर आपको पता है क्यू की जगह हम लोग वैल्यू पुट करते थे, तो क्यू की जगह क्या आता था, सी वी डी वी, देन सी कांस्टेंट बाहर आ गया वी डी वी, तो वी का इंडिकेशन करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, जिसको हम बाद में क्या बोलते थे, यहाँ पे लिख देते थे क्या कि दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर। बहुत बार डेरिवेशन किए, एक बार नहीं 1000 बार किए। हमें इस बार एनर्जी स्टोर का नहीं, हमें कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डरते हैं क्या पर यूनिट वॉल्यूम से, है सिंपल चीज है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये वी पोटेंशियल है, वी वॉल्यूम है, थोड़ा ध्यान रखना। वॉल्यूम का क्या लिखते हैं, ए इंटू डी, ए इंटू डी। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू में लेंथ करते हैं, हाइट करते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर का वॉल्यूम निकालने के लिए ए इंटू के बीच का डिस्टेंस डी होता है, तो ए इंटू डी कर दिया, खत्म कहानी। और बोलो सिंपल सादा सरल। यहाँ पे सी को खोल दो, सी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी वी स्क्वायर अपॉन में ए डी। ए से ए कट गया, डी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन में डी इंटू डी, क्या हो गया डी स्क्वायर करके। कुछ जने v बाई डी को पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, E इक्वल टू वी बाई डी होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल की पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके, खत्म कहानी। और बोलो क्यों, क्योंकि उसको पता है कि भाई सिंपल सादा बात है, सिंपल सादी बात है, हर एक टीचर या हर एक बच्चा एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन करके बैठा होता है। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम बच्चे करते हैं, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम में आपको खाली क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में, the electric field inside the parallel plate capacitor is E, find the amount of work done in moving a charge Q over a closed, मतलब एक चार्ज A वाले पॉइंट से B में गया, फिर C में गया, फिर D में गया, दोबारा A में आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, सिंपली कितना आ जाएगा भाई, जीरो करके आ जाएगा। हाँ जाओ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डायरेक्टली वर्क डन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 37, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है दो कैपेसिटर है, पहले सीरीज में जोड़ लो दोनों कैपेसिटर को, और दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दिखने में सेम टू सेम, जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस दिखने में सेम काम सेम, इनका भी वैसी है, दोनों के दोनों दिखने में सेम, काम सेम, एरिया सेम, डिस्टेंस और सेपरेशन सेम, तो सी दोनों की वैल्यू सी हो गई। कहते हैं दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा एंड देन दो कैपेसिटर को किस में जोड़ दिया आपने, पैरेलल में जोड़ दिया। कहता है जब ऐसा कर रहे हैं फाइंड द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालो, सो दैट द एवरी नहीं है, गलती से लिखा हुआ है, ये एनर्जी लिखा होगा, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम द सेम, खत्म कहानी। ताकि इन दोनों के बीच का एनर्जी स्टोर क्या रहे, आपकी सेम रहे। आपको रेशियो किसका निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पहले मैं नेट कैपेसिटर निकालता हूँ, सीरीज में 1/c करके जोड़ोगे तो आंसर आएगा c/2, और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2c करके। पोटेंशियल का रेशियो निकालना है और एनर्जी, तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों आती हो, तो हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर, c की जगह c/2 मेंशन करना, क्योंकि यहाँ पे नेट कैपेसिटर कितना है c/2 v स्क्वायर, इसे v1 नाम दे देते हैं, इसे u1 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे u2 तो ये जाएगा आपका हाफ c/, यहाँ पे आपका जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नेट कैपेसिटेंस दिया है 2c v स्क्वायर, इसे v2 नाम दे देना, खत्म कहानी। क्योंकि नेट कैपेसिटर 2c था, यहाँ पे नेट कैपेसिटर कितना है c/2। कहते हैं दोनों की एनर्जी स्टोर सेम है, यानी कि u1 किसके बराबर है, u2 के बराबर है, तो u1 और u2 को बराबर कर लिया। u1 की वैल्यू पुट कर लो हाफ c/2 इंटू में v1 का स्क्वायर, और u2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ 2c इंटू में v2 का होल का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 2 4, c से c कट गया आपका, तो आ जाएगा v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/1, और ये रेशियो करोगे तो v1 बाय v2 जो आएगा 4/1 की जगह कितना आ जाएगा आपका 2/1। एकदम सिंपल सादा, अगेन सरल क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात इसमें भी नहीं होने वाली, क्योंकि रेशियो तो निकालना है। ठीक है, चलिए
आगे प्रस्थान करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 एक और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी फेस करोगे आप ये वाले क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कॉम्बिनेशन गिवन बिलो, ईच कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 है, ये भी 2 माइक्रोफैराड लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में भी अगर आप नेट कैपेसिटेंस में लिख देते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये इस कॉम्बिनेशन की शकल ध्यान से देखो, जिनने हमारी कॉम्बिनेशन और सीरीज वाली वीडियो देख रखी है वेल एंड गुड, जिनने नहीं देख रखी उसको अच्छे से पता है, खुद से सोल्व किए होंगे जिसने, उसको अच्छे से पता है। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में नहीं जुड़े हुए, ये 3 कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए, पैरेलल में जुड़े हुए, क्योंकि ये जो वायर है इसको पैरेलल में कनेक्ट करवा देती है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन काउंट होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो यानी कि इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे पैरेलल में 2 2 2, तो 2 2 2 का कितना आ जाएगा 6, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब ये तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, तो तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका 1/c नेट विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/2, सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 प्लस का 1 प्लस का 3, यानी कि आ जाएगा आपका 7/6, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 6/7 माइक्रोफैराड करके। एकदम सिंपल सादा सरल क्वेश्चन है 6/7 वाला। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सारे कैपेसिटेंस 2 2 2, तो भाई इसको जोड़ोगे तो दोनों के दोनों कैसे है सीरीज में, ऊपर वाले दो भी कैसे है सीरीज में जुड़े हुए, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और इतना तो सभी को आता ही है, इनको इतना तो सभी को आता ही है, बीच वाले को मत छेड़ना। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो 2 और 2 का कितना आ गया, 2 और 2 का आ गया आपको 1, ये हो गया आपका बीच वाला 2 हो गया, और ये 2 और 2 का भी सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 करके आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी यार, ये सब तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। 2 1 1 तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल का नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो कितना आएगा 2 3, और एक कितना हो गया 4 2, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये 2 और 4 कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो नेट कैपेसिटर निकालने के लिए 1/c नेट लगाएंगे विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/4, सोल्व करेंगे तो 4 2 प्लस का 1 यानी कि 3/4 आ जाएगा, यानी कि नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो कितना आएगा 4/3 माइक्रोफैराड करके। सिंपल सारी सरल कहानी। मेरा मानना यह है कि ये दो क्वेश्चन तो बच्चों को वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल सादे क्वेश्चन है। चलिए, आ गए दूर जाने वाले दोबारा वापसी आ गए। इस क्वेश्चन को दोबारा देख के कैसा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, याद आ रही है इस क्वेश्चन की, पहले भी किया होगा, किसी को वीडियो में देख लेना, कोई दिक्कत हो तो आराम से, वैसे बिंदास होकर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यू आर गिवन एन एयर फील्ड कैपेसिटर 2 स्लैब डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन K1 K2, क्या ही इंग्लिश में पढ़ूं, इंग्लिश में पढ़ना तो पढ़ लेना, 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 और K2 डाल के कहता है नेट कैपेसिटर निकालो। इसको सोल्व करने का मेरा एक शॉर्टकट बना रखा है, ध्यान से सुनना मेरा शॉर्टकट क्या है। ये जो ऐसा आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं इसको सोल्व करना मुश्किल है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो। मैं कर रहा हूं फिगर 1 के लिए, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल को पलट के वर्टिकल में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा बेटा, ऐसा कुछ। ये अपना K1 वाला चले जाएगा ऊपर और अपना K2 वाला आ जाएगा नीचे आ जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा Q और यहाँ पर आपका पॉइंट रहेगा P, खत्म। अब आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है, तो नेट कैपेसिटर बताने के लिए आपको 2 बातें बतानी चाहिए। पहले तो कितने कैपेसिटर है, और दूसरा सीरीज में जुड़े या पैरेलल में। 2 K1 और K2 लिखा है तो 2 ही कैपेसिटर होंगे, सीरीज में या पैरेलल में अभी बता देते हैं। इन दोनों को सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है, एक ऊपर जाएगा और एक कहां जाएगा नीचे। एक ऊपर गया और एक कहां गया नीचे गया। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। यहाँ पे K1 लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो K2। एक ऊपर गया और एक कहां गया नीचे। अब ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल। कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल। बट जब आपने ऊपर और नीचे सेपरेट किया, सेपरेट करने की वजह से हुआ क्या, जब आपने ऊपर किया होगा, भैया ये पूरी प्लेट का एरिया A था, आधी प्लेट ऊपर चले गई तो ऊपर वाली प्लेट का एरिया कितना हो गया A/2, नीचे वाली प्लेट का एरिया भी कितना हो गया A/2। क्या D को कोई फर्क पड़ा होगा, नहीं भाई D को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। D दोनों केस में कितना रहा होगा, D ही रहने वाला है, D में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। सबसे पहले C1 निकाल लो, C1 आ जाएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K है, K की वैल्यू C1 के लिए क्या होगी K1 एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन यहाँ पे A क्या लिखा है A/2 लिखा है, तो नीचे आ जाएगा 2 और D क्या है D ही है। इसी ऐसे C2 निकाल लो तो क्या आ जाएगा
K2 एप्साई नॉट ए अपॉन में 2 है तो नीचे आ जाएगा 2D। खत्म कहानी भाई, इस फॉर्मूले को मिटा देते क्योंकि ऑलमोस्ट सबको करे हुए क्वेश्चन है दोनों। अब दोनों के दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, C1 प्लस का C2 आ गया। दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लोगे तो भैया ऐसा है, एप्साई नॉट अपॉन में 2D कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा K1 प्लस का K2। खत्म कहानी, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि नेट कैपेसिटर निकालना हर एक बच्चे को ऑलरेडी आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई फिगर नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अपनी किसकी, फिगर नंबर 2। हॉरिजॉन्टल को पहले वर्टिकल कन्वर्ट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ठीक है। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में तो ये एरिया आपकी एक डाइलेक्ट्रिक K1 K2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, A। ये आपका पॉइंट Q, ये पॉइंट क्या है आपका P करके। अब ये दो कैपेसिटर है तो मुझे पता लग रहा है क्योंकि दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है K1 K2, तीन होती तो तीन कैपेसिटर हो जाते, K1 K2 K3 होते तो तीन कैपेसिटर हो जाते। अब इसको सेपरेट करते हैं, एक राइट में जाएगा और एक का जाएगा लेफ्ट में, एक राइट में गया और एक कहां गया, लेफ्ट में गया। ये K1 ये K2, राइट और लेफ्ट करने में क्या हुआ, क्या एरिया ऑफ द प्लेट को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही सेपरेट किया बीच का टोटल ब्रैकेट डिस्टेंस D था, अब डिस्टेंस कितना आधा सेपरेट हुआ है तो डिस्टेंस हो गया होगा D/2 और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया होगा D/2। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में खाली यही फर्क है, जब इसको ऊपर और नीचे करते हो तो D को कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया चेंज होता है, आधी प्लेट ऊपर जाती है तो एरिया आधा हो गया। यहाँ पे पूरी पूरी प्लेट शिफ्ट हुई है, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि पूरी पूरी प्लेट को शिफ्ट करने की वजह से। खत्म। C1 निकाल लो, फॉर्मूला वही क्या, K1 एप्साई नॉट A अपॉन में D, बट यहाँ D नहीं लिखा, D/2 लिखा है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि D/2 होगा तो 2 ऊपर चल जाता है। सेम C2 निकाल लो तो क्या आ जाएगा, K2 एप्साई नॉट A, एरिया को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तो कोई दिक्कत है नहीं, अपॉन में D/2 तो 2 ऊपर चले गया दोबारा। ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, तो बच्चे को भी दिख रहा है कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में इस बार मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, जल्दी आंसर आ जाए, ताकि C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 2K1 एप्साई नॉट A अपॉन में D इंटू C2 की वैल्यू 2K2 एप्साई नॉट A अपॉन में D के होल के अपॉन में 2K1 एप्साई नॉट A अपॉन में D प्लस का 2K2 एप्साई नॉट A अपॉन में D। सरल भाषा में बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू पुट कर ली सारी। अब ऊपर वाले को तो छेड़ना ही मत, 2K1 एप्साई नॉट A अपॉन में D मल्टीप्लाई 2K2 एप्साई नॉट A अपॉन में D के होल के अपॉन में, आप यहां से कॉमन निकाल लो, एप्साई नॉट A अपॉन में D निकाल लो कॉमन, अंदर बचेगा K1 प्लस का K2, एप्साई नॉट अपॉन में D से एप्साई नॉट अपॉन में D कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इसको अगर आप थोड़ा सिंपल सादा सरल तरीके से अच्छे से लिखोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा C नेट विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 2 एप्साई नॉट, बल्कि 2 को भी अंदर ही लिख लेंगे, काम करते हैं अच्छे से अरेंजमेंट कर लेते हैं। आप इसको सही से लिखोगे तो हो जाएगा एप्साई नॉट A अपॉन में D ब्रैकेट 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस का K2। खत्म कहानी, आराम से ध्यान से देख लो भाई से, 2K1 प्लस का K1 प्लस का K2 करके, ठीक है। सबका आंसर मैच करना चाहिए, A to Z बच्चों का आंसर मैच करना चाहिए। जिसको फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैं फिर बोलूंगा कि हमारी सीरीज में जाके कंप्लीट सीरीज को देख लो कैपेसिटर वाली, जिसमें कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को एकदम तरीके से बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, मैं आंसर मैच कर लेना खाली इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और ये 40वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, और बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजेदार, एकदम लवली क्वेश्चन दोबारा से सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। 3 पॉइंट चार्ज 1 2 3 कॉलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, 3 चार्ज है, एक इस पॉइंट को ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, 3 चार्ज रखे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज टू द कॉर्नर ऑफ अ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5। इस ट्रायंगल की साइड आपको 1 मीटर दे रखी है। कहता है, क्या कहता है, कहता है भैया ऐसा है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है, इसके तीनों चार्ज को मूव करवा के एक छोटे ट्रायंगल में, छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मूव करवा दिया गया। इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, ई मान लिया गया और एफ मान लिया गया, और इसकी साइड है 0.5। अच्छा, मैंने ट्रायंगल अंदर ही क्यों बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 मीटर का आधा किया है साइड, तो ट्रायंगल अंदर ही बनेगा, अदरवाइज बन ही नहीं सकता। अब कह रहा है ए वाले चार्ज को मूव करवा दिया डी वाले पॉइंट में, यानी कि अब 1 कॉलम चार्ज यहां आ गया, बी वाले चार्ज को मूव करा दिया ई वाले पॉइंट में, यानी कि 2 कॉलम चार्ज अब ई वाले पॉइंट में आ गया,
और सी वाले चार्ज को मूव करा दिया एफ वाले पॉइंट में, यानी कि 3 कूलम चार्ज अब एफ वाले पॉइंट में आया। और जब ऐसा कर रहे हैं तो बताओ वर्क डन कितना होएगा। क्वेश्चन में आराम से पूछा हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन। ऐसा है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही 3 फॉर्मूले बता दिए थे भैया, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्साई नॉट 1 अपॉन में R2 माइनस का 1 अपॉन में R1, और वर्क का दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका Q इन ब्रैकेट V2 माइनस का V1, और वर्क का तीसरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने सारे अप्लाई करके आपको दिखाया है। फिलहाल के लिए मैं लास्ट वाले फॉर्मूले से करता हूँ, फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल, और भैया दोनों को कर लेंगे माइनस से। क्या कर लेंगे? दोनों को माइनस कर लेंगे। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। पहली बात, किसी को ट्रायंगल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने आती है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? नहीं आती। देखो, मान लो एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, यहां पर एक चार्ज है, पॉइंट है ए बी सी, यहाँ पे चार रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3। आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले किसी एक चार्ज पे निकाल लो, ए वाले पॉइंट पे निकाल लो। ए पे कौन कौन लगाएगा? ए पे भैया लगाएगा बी वाला, क्योंकि चार्ज के ऊपर चार्ज ही पोटेंशियल एनर्जी लगाता है। तो ए पे कौन लगाएगा? बी वाला। फिर ए पे कौन लगाने वाला है? सी वाला। दोनों को ऐड कर लो। अब ए को छुपा लो, ऐसे काट लो, खत्म कर दो ए को यहाँ पे, क्योंकि ए का काम हो चुका है। बचा क्या? बी और सी। अब देखो बी पे कौन लगाएगा? तो भाई बी पे लगाने का कौन? सी लगाएगा, और कोई लगाने के लिए बचा नहीं। अब इसको भी हटा लो, काट दो, क्या बचा? खाली सी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाली इस तरह से जाती है। आप चाहो तो स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली ट्रायंगल के लिए। स्क्वायर का भी कभी जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसा कर लेना, ए बी सी डी, यहाँ पे चार चार रख दो, Q1 Q2 Q3, ये आपका क्या हो गया? Q4। ठीक है, तो अब नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ध्यान से देखना, ए पे कौन कौन लगाएगा? पहले ए पे लगाएगा पोटेंशियल एनर्जी, कौन लगाएगा? बी। फिर ए पे कौन लगाएगा? सी। फिर ए पे कौन लगाएगा? डी। अब ए पे लगाने के लिए बचा नहीं है, ए को हटा लिया। अब बी पे देखो, बी पे कौन लगा रहा है? सी प्लस बी पे कौन लगा रहा है? सी ने लगाया, और किसने लगाया? डी। अब बी को हटा लो, कोई नहीं बचा इस पे लगाने के लिए। सी पे कौन लगा रहा है? डी। सी पे लगाने के लिए और कोई बचा नहीं, इसे भी हटा लो, लास्ट बचा डी, खत्म। इस तरह से नेट पोटेंशियल एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही करने वाले हैं, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं, और इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करके वर्क निकाल लेंगे। अब आपको अच्छे से पता लग चुका है, इनिशियली बड़ा वाला ट्रायंगल था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आराम से, इनिशियल लिख लेता हूँ। ये बड़ा सा ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ज्यादा बड़ा, इतना सा बना लेते हैं, बहुत है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, यहाँ पे 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, और यहाँ पे कितना है? 3 कॉलम, साइड 1 1 1। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आराम से निकालता हूँ नेट पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं, पहले ए पे कौन लगाएगा भाई? आपका लगाएगा बी वाला प्लस का। फिर ए पे कौन लगाएगा? आपका सी वाला लगाएगा। ए पे बी वाले लगा ली, ए पे सी वाले ने लगा ली, ए वाला खत्म, बचा गया बी पे लगाएगा सी वाला। फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी क्या होता है? 1/4 पाई एप्साई नॉट चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ बी, 1 इंटू बी का चार्ज कितना है? 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए और बी का 1 मीटर, प्लस का ए और सी, तो वही 1/4 पाई एप्साई नॉट, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू सी, यानी कि 3 अपॉन में 1, प्लस का 1/4 पाई एप्साई नॉट बी और सी, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया? 1। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, आराम से बाद में देखते हैं, पहले लिख लेते हैं खाली। ये हो गया आपकी इनिशियल केस हो गया। अगला बना लेता हूं मैं, कौन सा? फाइनल केस बना लेता हूं। फाइनली सारे चार सेम ही है, 1 कॉलम 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। पॉइंट बस ये डी हो गया है, ये पॉइंट ई हो गया है, पॉइंट क्या हो गया? एफ, बस डिस्टेंस चेंज हो गया। ये 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पहले डी वाले पॉइंट पे देखते हैं। डी पे कौन लगाएगा? आपका ई वाला, प्लस का डी पे कौन लगाएगा? एफ वाला, डी खत्म, लास्ट क्या बचा? ई पे लगाएगा एफ वाला। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साई नॉट डी और ई, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन में डिस्टेंस 0.5, प्लस का 1/4 पाई एप्साई नॉट 1 इंटू में 3 डिस्टेंस 0.5, प्लस का 1/4 पाई एप्साई नॉट, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 3 अपॉन में ई और एफ, तो ई और एफ का 2 इंटू में 3 अपॉन में 0.5। भाई इस क्वेश्चन को खुद से करना, लेकिन आराम आराम से करना। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये सब चीजें खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बस आपको निकालना है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। खत्म गानी, मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ये मेरी इनिशियल थी, ये मेरी फाइनल थी। पहले फाइनल की वैल्यू पुट करता हूँ, 1/4 पाई एप्साई नॉट 2 1 जा 2 अपॉन में 0.5, प्लस का 1/4 पाई एप्साई नॉट 3 1 जा 3 अपॉन में 0.5, प्लस का 1/4 पाई एप्साई नॉट 3 2 जा 6 अपॉन में 0.5, माइनस
इनिशियल पोटेंशियल यानी कि ये वाली तो हो जाएगी आपकी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/1 प्लस 1 सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए या फिर सबको माइनस कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6/1 करके। इन सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2/0.5, इसे काटोगे तो हो जाएगा 2/0.5 प्लस 3/0.5 प्लस 6/0.5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6। देख लो भाई 1/4 पाई से सबसे कॉमन ले लिया है, इसको सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 10, ऊपर आएगा 10, ऊपर आएगा 0, ठीक है 10 10 0 तो आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका, सोल्व कर लेते से तो ये हो जाएगा 6 3 9 10 11 12 9 4 10 और 1 11, यानी कि ऑलमोस्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 11 बचेगा। इसको सोल्व कर लेना 11, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू में 11, यानी कि 99 × 10 की पावर 9, जिसे आप लोग लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में 9.9 × 10 की पावर 8 जूल करके। 9.9 × 10 की पावर 10 जूल करके। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो 9.9 10 की पावर 10। मजेदार क्वेश्चन। अगर आपने ये 40 क्वेश्चंस कर लिए तो भाई ऐसा है कि आपका करियर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसे बोलते हैं नॉलेज बेस्ड सीरीज, प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए करी गई है। थोड़ा सा मेहनत बस ये करना कि इन क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार रिपीट कर लेना, जिस वीडियो या जहां पर भी आपको दिक्कत हो वहां पे पॉज करके एक बार देख लेना। चलिए फिलहाल के सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ।